देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज को स्क्रीनशॉट में। यस मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोरिलेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों का चार मेथड पढ़ना होता है। ठीक है, एक है हम लोग का स्कैटर डायग्राम, जो जिससे क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मतलब आ सकता है, मतलब उसमें वैल्यू तो निकाल नहीं सकते ना हम लोग, उसमें कुछ मेथड्स मतलब फॉर्मूला वगैरह नहीं है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद था कार्ल पियर्सन, जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये दो मेथड पढ़ा था, और बाकी है दो कॉन्करेंट डेविएशन और एक जो है हम लोग का स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड किया था, यानी कार्ल पियर्सन वाला, उसी का हम लोग सेट बी से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला मेथड स्टार्ट करेंगे, यानी स्पेयरमैन वाला। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला है ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, लेकिन तुम लोग का 1 मार्क का ही रहेगा। ठीक है, 2 मार्क कुछ नहीं होता है नॉर्मली। इफ फॉर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई द कोवेरियंस वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई आर 40, 16 एंड 256। तो तीन डेटा हमें दिया है, तीन डेटा क्या क्या चीजों का है वो हमें बता दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, उसका कोवेरियंस यानी कॉव एक्स वाई। कोवेरियंस का मतलब क्या हो जाता है, कॉव एक्स वाई। कॉब एक्स वाई का वैल्यू हम लोग को गिवन है 40। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है यहाँ पर कॉमा देके वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई। ये भी दो वैल्यूज हमें गिवन है, ये दो वैल्यूज है 16 और 256। ये है 16 और ये हम लोग का 256। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, हम लोग को बोला है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो, यानी आर एक्स वाई, क्योंकि जो हम लोग का कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो प्रोडक्ट मोमेंट कार्ल पियर्सन वाला, कुछ बोले या ना बोले, क्योंकि स्कैटर डायग्राम में तो वैल्यू निकलता नहीं है। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट में वैल्यू निकलता है, उसे बोलते हैं कोरिलेशन। और जो स्पेयरमैन वाला है उसको भी कोरिलेशन बोलते हैं, लेकिन उसे बोलते हैं रैंक कोरिलेशन। तो जब रैंक कोरिलेशन बोलेगा तब वो वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और कॉन्करेंट जब बोलेगा तब वो वाला। तो यहाँ पर जब सिर्फ कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलेगा, यानी हमें कार्ल पियर्सन वाला ही फॉलो करने बोल रहा है। तो उसका फॉर्मूला देखो लास्ट क्लास में लिखा हुआ है, ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई होता है। तो कॉफ एक्स वाई क्वेश्चन में खुद गिवन है 40। तो एस डी का मतलब, एस डी और वेरिएंस में रिलेशन क्या था, एस डी और वेरिएंस में रिलेशन ये था कि एस डी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरिएंस होता है। ठीक है, एस डी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरिएंस होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा एस डी ऑफ एक्स रूट ओवर ऑफ 16 और एस डी ऑफ वाई हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 256। अभी ये कैलकुलेशन करने से पता चल जाएगा, 16 का रूट 4 होता है, 256 का रूट 16 होता है, क्योंकि 16 का डबल करने से 256 आता है। तो ये हो जाएगा 10/16। तो देखते हैं कितना आंसर आता है, 0.625 ये आंसर आ रहा है, 0.625। तो देखते हैं ऑप्शन बी। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया सेट बी का। फिर नेक्स्ट लिखते हैं सेट बी का कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये वाला कॉब दे के दिया हुआ है, मतलब ये भी हम लोग कर सकते हैं। कॉब एक्स वाई 15 है, बट रिस्ट्रिक्शन शुड बी पुट फॉर द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो है थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, तो इस पे स्टार लगा सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये आ जाए। ठीक है, ये अलग है, इतना हम बोल सकते हैं। मतलब स्पेसिफिकली इसे हम लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तो देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कॉब एक्स वाई हम लोग को 15 दे दिया है। व्हाट रेस्ट्रिक्शन शुड बी पुट और फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगेगा, क्वेश्चन ये पूछा है। इस पे एक रेस्ट्रिक्शन लगेगा, वो क्या होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन देखेंगे कि इस चीज के लिए आंसर कैसे कैसे दिए हुए हैं। तो एक तो आंसर ऐसा दिया हुआ है कि नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा।
फिर बोला है प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन शुड बी मोर देन 15, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन लेस शुड बी लेस देन 15, द सम ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन शुड बी लेस देन 15। ये चार ऑप्शन में से ये ऑप्शन हमें पहले काट देना चाहिए, क्योंकि जो आर एक्स वाई का फॉर्मूला है जहां पर कॉब और एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई यूज होता है, वहां पर एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई मल्टीप्लाइड होता है, कभी भी सम नहीं होता है। अभी अभी लिखा लास्ट क्लास में भी ये फॉर्मूले का ही यूज हम लोगों ने सीखा है। तो एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई मल्टीप्लाई होता है, तो रिस्ट्रिक्शन मल्टीप्लीकेशन पे लगना चाहिए, ना कि एडिशन पे, क्योंकि इस फॉर्मूले में कुछ एडिशन होता नहीं है। तो सम ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन शुड बी लेस देन 15, ये वाला पॉइंट हमें इग्नोर कर देना चाहिए, मतलब ये हमें ऑप्शन में काउंट नहीं करना चाहिए। ये तीन ऑप्शन में से कुछ एक ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो पहला आंसर है वो तो बोला है नो रिस्ट्रिक्शन, और एक में बोला है ऐसे करके कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स प्रोडक्ट ऑफ, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई कितना होना चाहिए, मोर देन 15 होना चाहिए। और एक ये वाला बोल रखा है लैंग्वेज को अगर हम मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करें तो ये लेस देन 15 होना चाहिए, ऐसा बोला। और ये बोला है नो रिस्ट्रिक्शन। तो ये तीन ऑप्शन में से कौन सा हमारा होगा, कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज पता है कि जो आर एक्स वाई है ना, उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है। तो देखो -1 से लेके आर एक्स वाई का वैल्यू 1 तक लाई करता है। ये सब हम लोगों ने ड्रॉ करके लास्ट क्लास में सीखा हुआ है, ये वाला यहाँ पर। ये रहा, ठीक है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है। तो ये चीज अगर हमारे दिमाग में रहेगा तो हम लोग ये वाला पॉइंट को समझ सकते हैं। तो हम लोग को पता है कि आर एक्स वाई का वैल्यू कुछ इस तरीके से जो है होता है कि मतलब मैक्सिमम +1 तक जाएगा, और इधर जो है मतलब माइनस साइड में मैक्सिमम -1 तक जाएगा। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, हमें पता है कि आर एक्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। अब आर एक्स वाई तो नहीं पता क्या है, बट कॉफ पता है, कॉफ है 50, क्वेश्चन में गिवन है। एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई ये भी हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आर एक्स वाई का वैल्यू मेरा अगर पॉजिटिव आया तो मैक्सिमम क्या होना चाहिए, +1 तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आर एक्स वाई का वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा ये मुझे इसीलिए पता चला क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। जब हम लोग डिस्पर्सन पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने डिस्टेंस बोला डिस्पर्सन को, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता है। इसी वजह से तो मॉड का यूज हुआ था मीन डेविएशन में, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन में स्क्वायर का यूज हुआ था। तो ये जो हम लोग का आर एक्स वाई का फॉर्मूला है ना, तो आर एक्स वाई के फॉर्मूले में जो हमारा न्यूमरेटर है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो हम लोग का डिनोमिनेटर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव क्या होगा, ऑलवेज होगा। और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ये ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये हम लोग का एस डी बता रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा आंसर माइनस आए, आर एक्स वाई का आंसर क्या माइनस नहीं आ सकता है, आ सकता है, लेकिन तभी आ सकता है अगर मेरा न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव है तो आ सकता है, क्योंकि अगर ऊपर एक नेगेटिव वैल्यू है नीचे एक पॉजिटिव वैल्यू है तो आंसर तो नेगेटिव होता है, इस वजह से। तो इसका मतलब अगर मेरा यहाँ पर 15 पॉजिटिव है तो यहाँ आर एक्स वाई का वैल्यू मेरा पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब आर एक्स वाई का वैल्यू फिर मुझे इस रेंज में देखना चाहिए कि पॉजिटिव साइड में क्या है। तो पॉजिटिव साइड में आर एक्स वाई का वैल्यू कैसा है, आर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 या 1 से कम होगा। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर 15 और नीचे एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई का वैल्यू एज्यूम करते हैं। एक बार 15 अगर हम लोग 15 होता है, सपोज कि ये 15 होता है तो आंसर 1 आ सकता है, ठीक है, जो कि फिजिबल है। हाँ 1 आ ही सकता है क्योंकि आर एक्स वाई का वैल्यू पॉजिटिव साइड में 1 तक जा सकता है। अच्छा, अगर 15 से कम है, मान लो 15 से कम है तो मान लेते हैं 14, ठीक है, कुछ भी डेटा लेके चेक कर सकते हो। तो 15 डिवाइडेड बाई 14 कर दिया तो ये हम लोग का आ जा रहा है 1.0714। ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर एक्स वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब 1 या 1 से कम, तो ये तो 1 से ज्यादा हो गया तो नहीं चलेगा, ठीक है। और एक क्या हो सकता है, आर एक्स वाई इस तरीके से आ सकता है, 15 तो हमारा गिवन है, और अगर हम लोग का 15 से ज्यादा वैल्यू हुआ, जैसे कि हम मान लेते हैं ये 16 लिख लिया, ये 17 18 जो चाहो लिख सकते हो, 15 डिवाइडेड बाई 16 तो यहाँ पर आ जाएगा 0.93
7 5, हाँ ये चलेगा, ये चलेगा, ये भी चलेगा, क्योंकि एक या एक से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग का एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई का वैल्यू 15 या 15 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 15 होना चाहिए। ये आंसर हमारा सही होगा कि अगर एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है तो हम लोग का यहाँ पर ये आंसर आएगा। मतलब रेस्ट्रिक्शन क्या है कि एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 होना चाहिए। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, तो आंसर जो है वो हम लोग का बी होना चाहिए। बट यहाँ पर जो है इक्वल वाला पॉइंट नहीं दिया है, बोला है शुड बी मोर देन 15, तो सही आंसर ये है। बाकी अगर इसमें एग्जाम में ये चीज एड ऑन हो जाए कि इक्वल टू 15, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है मोर देन से, तो ठीक है। तो हम लोग फिर भी ऑप्शन कौन सा हम लोग टिक करेंगे, बी ही टिक करेंगे, और पूरा आंसर ये वाला है। ठीक है, कि सिर्फ मोर देन नहीं, मोर देन इक्वल हुआ तो भी चलेगा। तो मैंने दोनों ही बता दिया। बाकी ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ मोर देन वाला पॉइंट था, लेस देन वाला पॉइंट था, नो रिस्ट्रिक्शन था। तो नो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन तो जरूर लगेगा। 15 से ज्यादा वैल्यू होना चाहिए, या 15 होगा तो भी चलेगा, लेकिन 15 होगा तो भी चलेगा, इसके लिए हमें क्वेश्चन ने कोई ऑप्शन नहीं दिया। कोई बात नहीं, जो ऑप्शन दिया है हम लोग वही वाला करेंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मेरा हिसाब से आंसर आ रहा है। बाकी ऑप्शन बी के साथ ये आंसर भी हमारा जो है, हम लोग इस आंसर के बेसिस पे ऑप्शन बी को ही टिक करेंगे। ठीक है, तो हमें इस चीज को इस तरीके से समझना है। तो ये जो ये नीचे का जो पार्ट है ये कभी भी जीरो नहीं आ सकता, बिकॉज ये था स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो आर एक्स वाई का वैल्यू माइनस तब आता है, वो डिपेंड करता है कॉब पे। कॉब अगर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, कॉब पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई के ऊपर ये चीज डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हम लोग का क्या हो गया, एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 15, और आंसर है ग्रेटर, तो ग्रेटर पे हम लोगों ने लिख दिया। अच्छा, अब हम लोग सेट बी का क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 20, तो दो वेरिएबल्स के बीच का कोवेरियंस है 20, मतलब कॉफ एक्स कॉमा वाई जो है वो है हम लोग का 20, एंड द वेरियंस ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल इज 16, और एक वेरिएबल का वेरियंस है 16। अब कोई भी एक वेरिएबल का हम एक्स मान लेते हैं अपने मन से, वाई भी माना जा सकता है। बोला है कि कोई भी एक वेरिएबल का वेरिएंस है 16, तो मैंने एक्स मान लिया। तो एक्स मानो वाई मानो एक ही बात है। तो पहले एक्स आता है अल्फाबेटिकली, तो मैंने एक्स को मान लिया। व्हाट वुड बी द वेरिएंस ऑफ द अदर वेरिएबल, पूछा है कि वेरिएंस ऑफ अदर वेरिएबल क्या होगा। मतलब बोल सकते हैं वेरिएंस ऑफ वाई कितना होगा, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आर एक्स वाई हमें पता है। आर एक्स वाई क्या होता है, कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई होता है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं आर एक्स वाई इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ एक्स, का मतलब एस डी कैसे निकलेगा, इस तरीके से, और ये हो गया एस डी ऑफ वाई लिख दिया। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आर एक्स वाई इक्वल टू 20/4 इंटू एस डी ऑफ वाई, और इसके बाद भी हम लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ वाई, आर एक्स वाई हम लोग का आ गया 5 डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ वाई। अच्छा, इसके बाद हमें करना क्या है, क्योंकि हमें ये पूछा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ये वाला क्या होगा, ये वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा, ये हमें पूछा है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखो हम लोग का अभी कहाँ तक सॉल्व हुआ, तो वहां पर हमें क्या मिला, आर एक्स वाई इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ वाई मिला। ठीक है, अच्छा अब आर एक्स वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, आर एक्स वाई का वैल्यू लाई करता है हम लोग का +1 से लेके -1 तक। क्योंकि मेरा अभी अभी मैंने समझाया, क्योंकि मेरा ये वाला कॉफ मेरा पॉजिटिव है, तो मेरा आर एक्स वाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इस रेंज को लेके चलना है कि मेरा इस केस में आर एक्स वाई का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब आर एक्स, सॉरी, यहाँ पर आर एक्स वाई
लेस देन इक्वल टू 1, ये मुझे लेके चलना है। मैंने ग्रेटर लिख दिया था गलती से, ठीक है, यहाँ तो सही लिखा है। तो मुझे ये रेंज लेके चलना है। माइनस वाला मेरे इस क्वेश्चन में किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा आर एक्स वाई का वैल्यू इसमें क्या आएगा, चाहे एस डी वाई का वैल्यू जो भी हो, ये मेरा पॉजिटिव आएगा आर एक्स वाई का वैल्यू। क्यों? क्योंकि मेरा कॉफ पॉजिटिव है और एस डी तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हमें पता है कि आर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब आर एक्स वाई का हम लोगों ने एक वैल्यू निकाला है 5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 1। ये पुट कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर पुट कर दिया आर एक्स वाई इक्वल 5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये वैल्यू को हम लोगों ने पुट कर दिया। अब दोनों साइड हम लोग स्क्वेयर कर लेते हैं। अब स्क्वेयर क्यों कर रहे हैं, सुनो, स्क्वेयर नहीं भी करते तो भी चलता। स्क्वेयर क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ना स्क्वेयर के बेसिस पे आंसर दिया हुआ है। ये देखो वेरियांस, वेरियांस है तो स्क्वेयर होगा ना। तो देखो यहाँ दिया है मोर देन 10, मोर देन 1.25, लेस देन 10, और यहाँ पर दिया हुआ है देखो वेरियांस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो हम लोग इसका स्क्वेयर करेंगे तभी ना वेरियांस मिलेगा। तो ये दोनों साइड हम लोग कर लेते हैं स्क्वेयर। तो इसके बाद आंसर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। इसको हम वेरियांस लिख सकते हैं ऐसे करके, ऐसे लिख लेते हैं एक बार, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर वाई, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 25 लेस देन इक्वल टू वेरियांस ऑफ वाई, वेरियांस ऑफ वाई, ठीक है। तो ऑपोजिटली हम लोग बोल सकते हैं वेरियांस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आ गया वेरियांस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा वेरियांस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 25, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट लगा कि हमें कौन सा रेंज लेके काम करना है, नेगेटिव साइड वाला, पॉजिटिव या दोनों। तो आंसर देख के तो दिख ही रहा है कि कॉब मेरा पॉजिटिव है तो मेरा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो आर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 लेके काम किया। आर एक्स वाई का वैल्यू पता था, पुट कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर किया। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमें वेरियांस चाहिए था। तो वेरियांस का मतलब एस डी स्क्वायर होना चाहिए। एस डी स्क्वायर होने का मतलब इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद इसको सिंपल मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 रह गया। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पर 25 लेस देन इक्वल टू एस डी स्क्वायर ऑफ वाई हो गया। तो 25 लेस देन इक्वल टू वेरियांस ऑफ वाई, तो वेरियांस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 25, ऐसा हो जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं सेट बी का क्वेश्चन नंबर 4। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला है, इफ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो y इक्वल टू बोला है a प्लस बी एक्स, ठीक है। और हम लोगों को पूछ क्या रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब आर एक्स वाई पूछा है कि आर एक्स वाई कितना होगा। अच्छा, अब ऑप्शंस देखते हैं किस तरीके से बोला है। तो बोला है आर एक्स वाई 1 होगा, -1 होगा, 1 और -1 अकॉर्डिंग एज बी ग्रेटर देन 0 या बी लेस देन 0, नन ऑफ दिस। तो आंसर हम लोग का सी होगा, ठीक है। ये तो हम लोग का प्रॉपर्टी था, और प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा हुआ था। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया गया, ये रहा कि टू वेरिएबल्स रिलेटेड विद a linear relation or equation, then correlation coefficient will always be perfect positive or negative depends on sign of slope। ये देखो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बी ग्रेटर देन 0 हुआ तो परफेक्ट पॉजिटिव, बी लेस देन 0 हुआ तो नेगेटिव होगा। तो वही चीज यहाँ पर बोला है कि आर एक्स वाई का वैल्यू 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारा स्लोप यानी बी का वैल्यू क्या है। बी ग्रेटर देन 0 है तो प्लस होगा, बी लेस देन 0 है तो माइनस होगा। तो ये आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, 1 और -1 अकॉर्डिंग एज बी ग्रेटर देन 0 और बी लेस देन 0। फिर सेट बी का क्वेश्चन नंबर 5 देखते, 5 करने लायक है कि नहीं। नहीं, ये नॉन डिटर्मिनेशन है, मतलब ये कॉन्करेंट एडिशन का है, तो 5 नहीं कर सकते, 6 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, बोला है इफ यू प्लस 5x इक्वल टू 6। एक तो हमें बोला है u प्लस 5x इक्वल 6, फिर बोला है 3y माइनस 7b 20।
एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई 0.58 और आर एक्स वाई जो है वो है 0.58, ये बोल रखा है क्वेश्चन में। व्हाट वुड बी द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन यू एंड वी, तो हम लोग को पूछा है आर यू वी क्या होगा। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में 4 क्वेश्चन किया था। ठीक है, और उसके बाद ही हम लोगों ने लास्ट क्लास कंप्लीट किया था कि आर एक्स वाई इतना है तो आर यू वी क्या होगा। तो वही सेम चीज हम लोगों को यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो 4 पॉइंट था, चारों पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये भी सेम वही है, बस डेटा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक्स एक्स चेंज हो गया है यू में। ठीक है, क्योंकि यू और एक्स में रिलेशन दिखा है, और वाई चेंज हुआ है भी में। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, जो चेंजेस डेटा है वो इधर रखना है, बाकी सब इधर ट्रांसफर करना है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, अच्छा इधर भी सेम वही हो जाएगा, 20 - 3y भी इक्वल टू 20 - 3y डिवाइडेड बाई -7। तो भी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई -7, और ये हो जाएगा माइनस रख के यहाँ पर ऐसे कर दिए मैंने, ये माइनस बाहर रखा, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या होता है कि ओरिजिन चेंज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। ओरिजिन चेंज का मतलब अगर कुछ प्लस माइनस हुआ है, अगर कुछ हमारा स्केल चेंज हुआ है यानी इनटू या फिर डिवाइड हुआ है, तो हमारा इम्पैक्ट आता है। तो जैसे हम लोग को पता है कि ओरिजिनल डेटा एक्स रहा होगा, ठीक है, फिर उसको यू कैसे बनाया गया है, इस तरीके 6 - 5x करके। ठीक है, तो ओरिजिनल डेटा एक्स के साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ है, बेसिकली -5 मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम लोग का स्केल चेंज कितना है, स्केल चेंज हो जाएगा यहाँ पर -5। ठीक है, और यहाँ पर स्केल चेंज कितना है, यहाँ पर स्केल चेंज हम लोग का हो जाएगा। अच्छा, इसमें लेकिन हमारा जो है कैलकुलेशन हमें ऐसे देखना पड़ता है, लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में देखना पड़ता है ना। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि -5 है, ये हो गया y इक्वल टू a ये 6a है। ठीक है, और b मुझे तो b चाहिए होता है ना, तो ये हो गया a, और b कितना है -5। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर अगर देखें तो ये हम लोग का क्या है, a है, और b कितना हो जाएगा, क्योंकि प्लस होता है तो मुझे इसका ट्रांसफॉर्मेशन और एक बार कर लेना चाहिए ताकि हम कैलकुलेशन सही तरीके से कर सके। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं आगे लाइन में -20/7, और यहाँ प्लस कर लिया -3 -7, और ये y कर लिया। ठीक है, तो -20/7 और ये +3/7 y हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का जो b है वो आ जा रहा है कुछ इतना, ये आ जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 3/7। ठीक है, तो ये दोनों साइन देखना पड़ता है, साइन सेम है कि डिफरेंट है, तो यहाँ पर हो जाता है साइन डिफरेंट। ठीक है, अगर साइन डिफरेंट है तो फिर आर जो यू भी है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आर यू भी का वैल्यू वही रहेगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा जो आर एक्स वाई का वैल्यू है। तो आर एक्स वाई का वैल्यू 0.5 है, तो आर यू भी का वैल्यू भी 0.5 होगा, बट साइन में चेंजेस हो जाएगा अगर साइन डिफरेंट है। तो यहाँ अगर आंसर मेरा पॉजिटिव में था, यहाँ पर जो पॉजिटिव आंसर था, तो आर यू बी के केस में आंसर मुझे नेगेटिव में देना पड़ेगा। डेटा सेम है, बस आंसर मुझे देना पड़ेगा -0.5। तो यही लास्ट क्लास में सीखा था, इस क्वेश्चन में भी वही अप्लाई किया। तो ये हम लोग का हो जाएगा, ये वाला आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू सेम रहेगा, बस हमें देखना है कि बी में क्या चेंजेस दिख रहा है। तो बी के चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का चीज हमें पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। 7th नंबर, ये वाला भी सेम वैसा ही है जैसा 6th नंबर। If the relation between x and u is 3x plus 4u plus 7 equal to 0, तो 3x plus 7 4u plus 7 इक्वल 0, ये हमें बता रखा। अच्छा, एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज -0.6, तो आर एक्स वाई जो है वो दे रखा है -0.6।
अच्छा, अब बोल रहा है व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन यू एंड वाई। हमें निकालना है आर ऑफ यू वाई, ये निकाल के देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स यू में ट्रांसफर हुआ है क्योंकि एक्स का यू के साथ रिलेशन है, और वाई जो है वाई का कोई इक्वेशन नहीं है, तो वाई वाई रहा है, वाई का चेंजेस कुछ नहीं किया गया है, वाई है नो चेंज। कैसे पता चला? क्योंकि एक्स के साथ यू का एक इक्वेशन बना है, बट वाई के साथ वाई और भी ऐसा कोई इक्वेशन तो दिख नहीं रहा है नॉर्मली, जैसे होता है, जैसे यहाँ पर था एक्स के साथ यू का और वाई के साथ भी का, तो वैसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब वाई चेंज नहीं हुआ है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं इसके बाद जो चेंज हुआ है। तो ये वाला इक्वेशन लिखेंगे 3x+4u+7 इक्वल टू 0। तो क्या चेंजेस है वो पता करने के लिए यू इधर रखना पड़ेगा, बाकी डेटा को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यू इक्वल टू हो जाएगा -7/4 प्लस ऑफ -3/4 इंटू एक्स। तो y इक्वल टू a+bx के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये a हो जाएगा और ये वाला हम लोग का b हो जाएगा -3/4। ठीक है, अब y का कोई चेंजेस नहीं है, मतलब y है, y का जो डेटा है वो y है। ऐसा अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं इसमें 1 मल्टीप्लाई y, क्योंकि हमें तो कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा ना x और y का। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है तो वो 1 है। ठीक है, क्योंकि y अगर y है तो हम लोग बोल सकते हैं y इक्वल टू 1 इंटू वाई। तो y है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 हो गया और यहाँ पर हो गया -3/4। तो फिर डिफरेंट साइन का हो गया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है +1, तभी जाके y रहेगा, और यहाँ पर -3/4 डिफरेंट साइन है। तो आंसर क्या होगा? RUY का आंसर हो जाएगा, जो RXY का आंसर है, मतलब ये वाला, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो इधर अगर माइनस में आंसर है तो ये आंसर मेरा पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर सेट बी का क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, एक्स का डेटा दिया हुआ है, वाई का दिया हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज फाउंड 0.93। तो इससे पता चला कि कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.93 है, मतलब आर एक्स वाई है 0.9। अच्छा, फिर बोल रहा है व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन यू एंड वी। तो हम लोग को पूछा है आर यू वी कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। अच्छा, अब गिवन बिलो नीचे ये दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन कैसा है कि x जो है वो u में ट्रांसफर हुआ है इसका मतलब, और y जो है वो v में ट्रांसफर हुआ है, नॉर्मली वही होता है। ठीक है, तो x जो है वो चेंज हुआ है u में और y जो है वो चेंज हुआ है v में। ठीक है, अच्छा, अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये चेंजेस कैसा है, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यूज दे दिए हैं। तो u का वैल्यूज कैसे है? 2 जो है वो -3y, 3 जो है वो -2 हो गया है, 5 जो है वो 0 हो गया है, 4 जो है वो -1 हो गया है, 7 जो है वो 2 हो गया है। तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ऐसा क्या किया है हम लोगों ने, एक्स में क्या ऐसा जो है ऑपरेशन किया है, इस वजह से ये चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग एक्स में -5 कर देते हैं ना, तो ये सारा चीज पॉसिबल हो जाएगा। 2 में -5 3, 3 में -5 2, 5 में -5 0, 4 में -5 -1, 7 में -5 जो है 2 हो जाएगा। तो ये पता चल गया कि x का u में चेंजेस कैसे हुआ है। तो u इक्वल टू कैसे निकाला गया है? तो इसका मतलब u इक्वल टू x-5 किया गया है। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि v का चेंजेस कैसा है। 4 -4 हो गया है, 6 -2 हो गया है, 7 -1 हो गया है, 8 0 हो गया है, 10 जो है 2 हो गया है। तो सेम तरीके से सोच के देखते हैं, अगर 8 0 हो गया है तो 8 -8 करने से तो 0 हो जाएगा, 10 -8 करने से 2 हो जाएगा, 7 -8 करने से -1, 6 -8 करने से -2, 4 -8 करने से -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पता चल गया कि इस तरीके से हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि हम लोग का जो v है उसमें चेंजेस कैसे हुआ है, y-8 करके। ठीक है, तो ये जो चेंज है ये ओरिजिन चेंज है, ना कि स्केल चेंज है। स्केल चेंज होने का मतलब होता है कुछ मल्टीप्लाई होना ओरिजिनल डेटा के साथ या फिर डिवाइड होना। तो यहाँ पर तो ओरिजिनल डेटा x और y के साथ माइनस हुआ है दोनों ही केस में, तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन चेंज। तो ओरिजिन चेंज तो वैसे ही कोई इम्पैक्ट नहीं लाता है, हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ओरिजिन चेंज RXY में कोई इम्पैक्ट नहीं लाता है। ठीक है, तो इसका मतलब RXY
वाई का वैल्यू जैसा था एग्जैक्टली वही आर यू बी का वैल्यू हो जाएगा, साइन वाइन भी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज वैल्यू जो था वो रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका मतलब 0.93, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा ये वाला आंसर। सिंपल है, ठीक है, देखने में क्वेश्चन बड़ा है बट सिंपल है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं। यहाँ पर बोला है रेफरिंग टू डेटा प्रेजेंटिंग इन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो डेटा गिवन है उसके बेसिस पे अगर हम लोग चले, व्हाट वुड बी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन यू एंड बी, तो हमें फिर से चेंजेस ढूंढना पड़ेगा कि चेंजेस कैसे हुआ है, मतलब x से u और y से भी कैसे बना है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 210 हो गया, 315 हो गया, 525 हो गया, 420 हो गया, 735। तो अगर हम लोग देखें ना, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमें खुद सोच के दिमाग लगा के फाइंड आउट करना पड़ेगा जब एग्जाम में आएगा। अब एग्जाम में यही वाला आएगा ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, तो आसान सा आता है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा। 10 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 20 हो गया, 35 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई, मतलब यू जो है उसमें 5 into x किया गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं यू को कैसे फाइंड आउट किया गया है, 5x करके। u यहाँ पर कैसे हुआ है, 5x करके। और यहाँ पर आर एक्स वाई हमें कितना गिवन है, क्योंकि प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही है तो 0.93 होगा आर एक्स वाई का वैल्यू, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बोला है, और बोला है आर यू भी कितना होगा। तो हम लोगों का यू का चेंजेस पता चल गया। अब ये स्केल चेंज है, ठीक है, ये मेरा स्केल चेंज है, हम एक बार में लिख देंगे, दोनों में स्केल चेंज आ, तो ये स्केल चेंज हो गया। अच्छा, अब वाई दिया था, वाई से ये वाला कैसे आया, तो देखते हैं, अगर -6 करते हैं, -6, -6, -6, -6, तो यहाँ पर देखेंगे -6 करने से ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। -6 करने से यहाँ पर आंसर जो है हम लोग का -24, -36, -42, -48 इस तरीके से आ रहा है। तो जो चेंजेस है वो कुछ इस तरीके से है, v इक्वल टू -6y है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये दोनों ही अगर देखा जाए तो ये स्केल चेंज है। स्केल चेंज का मतलब क्या होता है, स्केल चेंज का मतलब होता है इनटू या डिवाइड होना, तो इनटू है। ठीक है, लेकिन कोफिशिएंट क्या है, एक में हम लोग का +5 है और दूसरे में हम लोग का -6 है, तो दोनों में क्या हो गया, साइन डिफरेंस। तो साइन अगर डिफरेंट है तो मेरा आर यू वी का आंसर क्या होगा, जो आर एक्स वाई का आंसर है वही होगा, बस ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव होता, तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन, ये रहा, नहीं हम लोग तो 9th वाला करें, मतलब ये हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी। इसके बाद 10th नंबर जो है स्पेयरमैन वाला है, 11 भी स्पेयरमैन वाला है, 12 भी स्पेयरमैन वाला है, 13 भी कॉन्करेंट डेविएशन का है, 14 भी कॉन्करेंट डेविएशन का है, 15 जो है ये हम लोग का कार्ल पियर्सन वाला, ये हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सीधा सेट बी का 15th नंबर क्वेश्चन कर सकते। तो एक्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और एक वाई का वैल्यू दिया हुआ है, हमें बोला है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए ड्यू टू पियर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे दिया हुआ है, देख लेते एक बार। -5, 4, 3, 2, 1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। अच्छा, y भी गिवन है हम लोग को, y दिया हुआ है 27, 18, 11, 6, 27, 18, 11, 6, 3, 2, 3, 6, 11, 3, 2, 3, 6, 11 और 18 और 27, 18 और 27।
अच्छा, तो हम लोग को निकालना है आर एक्स वाई, वो भी पियर्सन वाले फॉर्मूले से, जो कि होता है कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और इसका अगर पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना जब हमें सॉल्व करना है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, तो ये कॉफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इस तरीके से, समेशन ऑफ एक्स वाई, मुझे तो याद है, अगर याद नहीं है तो कॉपी देख के करो, माइनस यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स बाई एन इंटू समेशन ऑफ वाई बाई एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का ऐसा होता है समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर इनटू रूट ओवर ऑफ, सेम तरीके से y के लिए भी लिखना है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पहले समेशन एक्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर समेशन एक्स कितना आ जाएगा, ये देखो जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो है यहाँ बीच में, और आगे पीछे का डेटा देखो, माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी उतना ही है। मतलब अगर देखा जाए, अगर ऐड होगा तो ये कैंसिल, ये सब एक एक करके कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। ठीक है, काटने का जरूरत नहीं, वो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो समेशन एक्स हम लोग का, समेशन एक्स जो है वो हम लोग का जीरो आ गया। ठीक है, समेशन एक्स हम लोग का जीरो आ गया। अब y का भी देख लेते हैं, समेशन y कितना आ रहा है, तो समेशन y आ जाएगा, ऐड करके देखना पड़ेगा, तो समेशन y आ जाएगा, देखो नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, समझो बात को। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देखो समेशन एक्स जीरो आया तो जीरो बाई एन, ठीक है। और यहाँ पर y नहीं पता, अगर नहीं भी पता है तो अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जीरो इंटू समेशन वाई और n इंटू एन, तो मेरा आंसर तो जीरो ही आएगा इधर वाला पोर्शन, क्योंकि जीरो के साथ समेशन बाई इंटू करोगे जीरो हो जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाई n इंटू एन, जो भी n का वैल्यू तुम्हें पता है वो तो चाहे तो लिख ही सकते हैं, n का मतलब काउंट करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन इतना हम बोल रहे हैं कि इधर वाला हमारा जीरो हो जाएगा अगर हम लोग समेशन बाई नहीं भी लिखते, क्योंकि देखो एक बात समझो, क्वेश्चन को 2 मार्क लिखा हुआ है ऊपर, तो मतलब जो हम लोग सेट भी कर रहे हैं, बट तुम लोग का तो 1 मार्क का आएगा। तो क्या 1 मार्क के लिए हमें इतना बड़ा सोल्यूशन करवाएगा? नहीं करवाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ तो ऐसा है कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए जितना टाइम लगता है उतने ही टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अगर ये जीरो आ रहा है तो बहुत सारा चीज हमारा जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो y को हम नहीं कैलकुलेट करें, क्योंकि y कैलकुलेट अगर नहीं भी करते हैं तो क्योंकि ये जीरो आ रहा है तो हमारा ये जीरो हो जाएगा, हम एक्स वाई को कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स वाई मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 27 इंटू 5 तो ये हो गया -135, 18 इंटू 4 तो ये हो जाएगा -72, ये हो गया -33, ये हो गया -12, ये हो गया -3, फिर जीरो, फिर यहाँ पर 3, 12, 33 माइनस ये +72, और ये हो जाएगा 135। तो देखो फिर से वही, इधर जीरो है, यहाँ -3 + 3 -12 + 12 -33 + 33 -72 + 72, ये करके ये मेरा समेशन एक्स वाई कितना आ गया? जीरो आ गया। वाई मैंने कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि बिना वाई कैलकुलेट किए भी हमारा आंसर आ जाए। तो ये हो गया जीरो बाई एन। एन चाहो तो काउंट करके लिख ही सकते हो, बट नहीं भी लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हमें तो 1 मार्क के हिसाब से चलना है ना। तो ये हम एन को एन ही रखते हैं, चाहो तो काउंट करके देख लो कितना डेटा है, लिख लो। तो अगर मेरा देखा जाए यहाँ पर ये सॉल्व करके, मान लो मेरा कोई वैल्यू आ गया, ठीक है, अगर हम काउंट फाइंड आउट करते तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ जाता है। एक बार हम ऐसे ही लिखते, मान लो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, ठीक है, ये मैंने अभी वैल्यू पुट नहीं किया, तो भी मेरा आंसर आ जाए। अब ये जीरो बाई एन जीरो हो जाएगा, और ये सब मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा, और नीचे फिर से वही डेटा आ जाएगा। अब मान लेते हैं ये सब सॉल्व करके कुछ एक वैल्यू आ भी गया, तो क्या फर्क पड़ता है, जीरो बाई जो भी वैल्यू आया मेरा आंसर तो जीरो ही आना है। ठीक है, तो इसका मतलब बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर पूरा जीरो आ रहा है। ठीक है, ये जो है ऊपर का पोर्शन, ये मेरा किसी भी हालत में जो है ये जीरो आ जा रहा है, ये वाला। तो अगर ऊपर जीरो आ जाएगा तो नीचे चाहे मेरा कुछ भी डेटा है, मुझे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, मेरा पूरा आंसर जीरो आने वाला है। ठीक है, इसीलिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बट है ये छोटा सा क्वेश्चन, ये इसीलिए हमें 1 मार्क के लिए एप्लीकेबल कर रहा है। तो ये मेरा सी आंसर। अच्छा, इसके बाद हमें रिग्रेशन का क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्योंकि टॉपिक हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन मिक्सड अप करके है। अच्छा, अब
इसके बाद सेट सी का क्वेश्चन दिया हुआ है। सेट सी में हमें ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है। अच्छा, ये भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है। व्हाट इज द कोफिशिएंट को, अच्छा ये ना हम लोग एंड में करेंगे, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। फिर भी हम जैसे करवा, पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं, ठीक है। ये सेट सी को हम लोग लास्ट में डील करेंगे। पहले सेट ए सेट बी कंप्लीट होगा, उसके बाद ही सोचेंगे कि सेट सी करें या ना करें। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था हमारा सेट बी से, वो किया कार्ल पियर्सन वाला। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे हम लोगों ने जो कर रखा था उसके बाद कहाँ से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सब रिग्रेशन लाइन, यहाँ तक हम लोगों ने किया था, 17.8 तक किया था। ये जरूरी नहीं है, 17.7 इग्नोर कर दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको करने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, 17.6 ये लास्ट क्लास में नहीं किया था, ये कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला किया था, आई थिंक नहीं, ये 17.5 भी नहीं किया था। देख लेते हैं क्या क्या किया। 17.2 किया था, ये मुझे याद है। 17.3 भी किया था। 17.4 ये नहीं किया था, बट इतना सारा करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये वही हमें वही रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तो निकल जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला लगा है, लेकिन तुम लोग को वैसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो ये 17.4 और 17.5 को नॉर्मल फॉर्मूले से कर सकते हो, जैसा हम लोगों ने किया। अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है 17.6। बाकी तो सेम है, बस फॉर्मूला अप्लाई करके कॉलम बना के करना है, तो ये हम बता देते हैं, ये अलग है। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर 20 आइटम इज 0.4। तो आर एक्स वाई बोल रखा है 0.4, और एन है हम लोग का 20 आइटम्स के लिए आर एक्स वाई बोल रखा है। एम एंड एस डी ऑफ एक्स एंड वाई 12 एंड 15, और बोला है 3 एंड 4। तो एम ऑफ एक्स एंड एम ऑफ वाई, तो एम ऑफ एक्स और एम ऑफ y और एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ y, ये दोनों चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, बस देख के लिख लेना। तो एम ऑफ एक्स एंड y है 12 15 3 4, तो ये हो जाएगा 12 15 और ये हो गया 3 और 4, ये हमें बोल रखा है। अच्छा, अब बोल रहा है लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट पेयर 20,15 वाज रॉन्गली टेकन एज 15,20। तो 20,15 जो वैल्यू था, मतलब x का वैल्यू 20 था, y का वैल्यू 15 था। गलती से इसे सॉल्व करते वक्त x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू जो है 20 ले लिया गया है। ये कर दिया गया है, जो कि रॉन्ग है। करना चाहिए था ऐसा, लेकिन हम लोग कर चुके हैं ये वाला गलत, ठीक है। ये रॉन्ग हो चुका है। मतलब हम लोगों ने एक डेटा, जैसे यहाँ पर पेयर में होता है ना सारा डेटा, जैसे -5 और 27 ऐसे था कि x -5 था y 27, लेकिन गलती से हम लोगों ने मान लो कि x में 27 और y में -5 लिख दिया, तो वैसा बोला है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है कि फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो हमें करेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो कैसे करके दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग का आर एक्स वाई का फॉर्मूला क्या था। तो आर एक्स वाई का फॉर्मूला था कुछ इस तरीके से, कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। आर एक्स वाई आया है 0.4, लेकिन ये गलत कैलकुलेशन करने के बाद आया है। हम लोगों ने 15 20 लेके क्वेश्चन को गलत कर दिया और आंसर 0.4 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब कॉब एक्स वाई को कॉब ही रखते हैं यहाँ पर, और हम लोग को ये पता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई कितना है, 3 × 4 है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि हम लोग का जो गलत कॉब एक्स वाई आया है वो कितना आया है।
वो आया है हम लोग का 4.8। ये cov xy का वैल्यू आया था, लेकिन ये रॉन्ग वैल्यू है। क्यों? क्योंकि सारे रॉन्ग डेटा को लेके तो क्या है, जब मैंने एक्स वाई का पेयर ही गलत कर दिया तो x को 15 लिया तो एस डी भी गलत आया होगा x का, और एरिथमेटिक मीन भी गलत आया होगा। और जब मैंने y को 20 लिया है तो इसका मतलब मेरा सारा आंसर गलत आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो मैंने गलत डेटा को अप्लाई किया, जो कि गलती से मेरे से ये निकला, ठीक है, गलती से मेरे से ये निकला, ये सब अप्लाई करके मैंने ये निकाला कि इसका मतलब गलती से मेरा कॉफ कितना आया था, तो गलती से मेरा कॉफ इतना आया था। अब इस कॉफ को मुझे ठीक कर लेना है। तो कैसे ठीक करेंगे? कॉफ का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन 4.8। ठीक है, एन कितना है? एन 20 है। नंबर काउंटिंग में कोई गलत नहीं हुआ है, वेरिएबल हम लोगों ने 20 ही लिया है, बट डेटा लेने में गलत किया है। ठीक है, तो समेशन एक्स जो है वो कितना होगा? समेशन एक्स निकालना है, समेशन एक्स बाई एन हमें पता है 12, और समेशन वाई बाई एन कितना है? 15। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12 इंटू 15, क्योंकि इसका मतलब ही एम होता है, तो 12 इंटू 15 है तो 4.8। तो अब हम लोग ये निकाल लेंगे कि समेशन एक्स वाई कितना आया होगा गलती से। ये सभी गलत डेटा पुट हो रहा है, तो गलत आंसर जो हुआ था वही, उसी का सारा डेटा निकल रहा है डिटेल से। तो यहाँ पर हो जाएगा 180 प्लस 4.8, तो ये आंसर आ रहा है 184.8। तो समेशन एक्स वाई आ जाएगा 184.8 इंटू 20, 3696। समेशन एक्स वाई आ गया 3696। ये भी रॉन्ग वाला, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि रॉन्ग डेटा को पुट करके ही हम लोगों ने निकाला। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके करेक्ट डेटा निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग करेक्ट एक्स वाई निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? करेक्ट समेशन एक्स वाई निकल जाएगा। तो मेरा गलत कितना आया था? 3696 आया था। ठीक है, एक्स वाई कैसे निकलता है? एक्स वाई ऐसे निकलता है, ये देखो, एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने 15 इंटू 20 मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, जबकि हमें करना चाहिए था 20 इंटू 15, लेकिन इसके वजह से ना कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया होगा, क्योंकि जो गलत किया था उसे एलिमिनेट कर देते हैं। गलत हम लोगों ने 15 इंटू 20 किया है, बट हमें करना चाहिए था 20 इंटू 15, लेकिन देखो मल्टीप्लीकेशन में कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। तो करेक्ट वाला भी हम लोग का यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये 3696 होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा ना, मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। 3696 माइनस 300 प्लस 300, तो ये कैंसिल आउट होके 3696 ही हो जाएगा। तो करेक्ट समेशन एक्स वाई हम लोगों ने निकाला। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को क्या निकालना है? करेक्ट, क्योंकि अगर मुझे ये पूरा सही वाला डेटा निकालना है आर एक्स वाई, मुझे क्या निकालना है? आर एक्स वाई का करेक्ट वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे करेक्ट कॉफ चाहिए, करेक्ट एस डी ऑफ एक्स, एस डी ऑफ वाई चाहिए। तो कॉफ के लिए मैंने समेशन एक्स वाई निकाल लिया, अब मुझे बाकी डेटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर समेशन एक्स बाई एन जो है ये हम लोग का कितना आया हुआ? ये हम लोग का आया हुआ है 12। ठीक है, तो यहाँ पर समेशन एक्स कितना हो जाएगा? 12 इंटू एन है मेरा 20, तो समेशन एक्स हो गया 240। ठीक है, समेशन एक्स मेरा 240 हो गया, ये मेरा रॉन्ग है। मुझे निकालना है करेक्ट समेशन एक्स। तो कैसे निकालेंगे? 240 मेरा टोटल आया था, क्योंकि मैंने एक्स का टोटल में 15 लिया था, जबकि मुझे एक्स के टोटल में 15 के जगह 20 लेना चाहिए था। तो ये मेरा 5 से बढ़ जाएगा, मतलब 245 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 245 हो गया तो मेरा एक्स बार फिर कितना हो जाएगा? 245 डिवाइडेड बाई 20 करने से जितना आएगा। तो देखते हैं कितना। ये आ जा रहा है मेरा 12 एक सेकंड देख लेते हैं सही आएगा ना। ठीक है, ये मेरा आ जा रहा है, सही आया है 12.25। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग समेशन वाई बाई एन वाला भी निकालेंगे। समेशन वाई बाई एन गलत कैलकुलेशन के बाद आया हुआ है 15। ठीक है, तो समेशन वाई कितना आया होगा? 15 इंटू 20, तो समेशन वाई आया होगा 300, जबकि करेक्ट समेशन वाई कितना होना चाहिए था?
300 हम लोगों ने जब ऐड किया तो वहां पर गलती से y का वैल्यू कितना लिया है 20, जबकि लेना चाहिए था 15, मतलब 5 से कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 295, 295। ठीक है, तो एक y बार कितना हो जाएगा 295 डिवाइडेड बाई 20। तो 14.75 ये हम लोग का हो गया करेक्ट वाई बार। ये हम लोगों ने निकाल लिया करेक्ट वाई बार, करेक्ट एक्स बार, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अच्छा, अब हम लोग एस डी को करेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जो भी गलत डेटा कैलकुलेट किया तो उसमें से काफी सारा चीज निकाल लिया। अब हम लोग एस डी ऑफ एक्स जो है उसको करेक्ट करेंगे। तो एस डी ऑफ एक्स क्या होता है, ऐसे। ठीक है, तो गलती से हमारा एस डी ऑफ एक्स कितना आया हुआ है, गलती से हमारा एस डी ऑफ एक्स 3 आया हुआ है। समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 माइनस, यहाँ रॉन्ग डेटा पुट करना पड़ेगा क्योंकि रॉन्ग 3 कैसे आया है, समेशन एक्स बाई एन कितना लेके आया है, समेशन एक्स बाई एन 12 रहा तब ये आंसर आया था। तो मुझे इसको 12 भी लिखना पड़ेगा, तभी तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि गलत कितना था, फिर उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो ये हम लोग को लेना पड़ेगा 12। तो ये दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो 9 माइनस 144, तब ये इधर ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 30, 153। तो 153 इंटू 3060, ये मेरा रॉन्ग है क्योंकि रॉन्ग डेटा को अप्लाई किया। अब इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो करेक्ट समेशन एक्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग का एक्स का स्क्वायर का टोटल 3060 आया था। कैसे आता है, सभी एक्स का स्क्वायर कर देंगे, जितने भी एक्स के वैल्यूज है उसको टोटल। तो इसमें हम लोगों ने जो एक्स का एक वैल्यू गलत स्क्वायर करके टोटल किया था वो है हम लोग का 15, हमें करना चाहिए था उसे 20। तो -15 स्क्वायर कर देंगे और ऐड 20 स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 3060 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस ये 400। तो इसका आंसर आ जाएगा 3060 -225 प्लस 400। तो ये हो जाएगा 3235। करेक्ट समीशन एक्स का स्क्वायर, सेम तरीके से करेक्ट समीशन वाई स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। तो एस डी ऑफ वाई हम लोग का फॉर्मूला है कुछ ऐसा, वाई होगा। तो गलती से एस डी ऑफ वाई कितना आ रखा था 4, समेशन वाई स्क्वेयर बाई 20 माइनस, और गलती से वाई बार कितना आ रखा था 15। तो दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे तो 16, टू 41 इंटू 20, 4820, ये आ रखा है हम लोग का रॉन्ग, इसको सही करना है। करेक्ट समेशन वाई स्क्वायर 4820 में लेस कर देंगे जो गलती से स्क्वायर होके ऐड हुआ, और ऐड कर देंगे सही वाला डेटा स्क्वायर फॉर्म। तो 20 लेस हो जाएगा, 15 ऐड हो जाएगा। अब 20 तो सिर्फ होगा नहीं, 20 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर का मतलब डेटा था, तो ये 15 का स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। तो 4820 माइनस 400 प्लस 225, 4645।
5 ये हो जाएगा। करेक्ट वाला कैलकुलेट हो गया। तो जो भी हमें चाहिए था RXY कैलकुलेट करने के लिए लगभग सारा ही हम लोगों ने करेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग निकालेंगे RXY करेक्ट वाले। तो उसके लिए कॉफ का फॉर्मूला समेशन XY डिवाइडेड बाई n माइनस समेशन ऑफ x बाई n इंटू समेशन ऑफ y बाई n। समेशन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस समेशन ऑफ x बाई n का होल स्क्वायर समेशन ऑफ y स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस समेशन ऑफ y बाई n का होल स्क्वायर। अब करेक्ट समेशन XY कितना था? n तो हर जगह पे 20 होगा। चेक करते। करेक्ट समेशन XY हम लोग का था 3696। जहां जो डेटा लिखा है उसके हिसाब से करेंगे। 3696 डिवाइडेड बाई 10। करेक्ट समेशन x बाई वाई कितना था? 12.25। तो ये ले लेते हैं 12.25 इंटू समेशन y बाई n आया था करेक्ट वाला 14.75। तो ये लिख लिया 14.75। ये वाला 12.25 का होल स्क्वायर 14.75 का होल स्क्वायर। बस मुझे x का स्क्वायर का करेक्ट और y का स्क्वायर का चाहिए। तो x का स्क्वायर 3235 4645 3235 4645 3696 डिवाइडेड बाई 20 184 0.8 माइनस 12.25 इंटू 14.75। तो ये आ गया 180.6875 डिवाइडेड बाई जो भी आएगा हम ये माइनस कर लेते हैं पहले 184.8। तो ये आंसर पॉजिटिव में आएगा। वो मैंने आगे पीछे माइनस किया इस वजह से। अब डिवाइडेड बाई जो भी आएगा। अच्छा 3235 डिवाइडेड बाई 20 तो 161.75 माइनस 12.25 इंटू इक्वल टू 150.0625 माइनस कर लेते 161.75। तो ये आंसर आ गया 11.6875। इसको प्लस माइनस कर लेते और इसमें रूट लगा लेते तो रूट का आंसर भी पता चल जाएगा। तो रूट लगा लिया 3.4186 ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते 3.4186 है तो हम इसे 7 कर लेते। 4 डिजिट तक मैंने लिया है। अच्छा इसके बाद 4645 डिवाइडेड बाई 20 232.25 माइनस 14.75 इंटू इक्वल टू 217.5625 माइनस 232.25। तो ये जितना भी आया इसका रूट कर देंगे 3.8324 3.8324 ये आ जाएगा। तो 4.1125 ये मल्टीप्लाई करेंगे 3.4187 इंटू 3.8324 13.10182588। तो 4.1125 डिवाइडेड बाई 13.10182588। तो ये कुछ इतना आ रहा है 0.31388 313। तो हम 313 लिख रहे हैं। देख रहे हैं कि आंसर क्या है। हाँ 0.31 दिया हुआ है। 313 का मतलब 31 भी हम लोग लिख सकते हैं जैसा हमारे पास ऑप्शन में रहेगा। तो मैंने सेम करने के लिए 31 भी रख दिया है। अच्छा ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो है यहाँ पर ये 17.7 जो है इसे हमें करने का जरूरत नहीं है। ठीक है
ये जरूरत नहीं, ये तीन हम इग्नोर कर रहे हैं, ये 17.7 ऐसा हमारा क्वेश्चन नहीं आता, ये अलग चीज है, ठीक है, इसका जरूरत नहीं, मतलब अलग तरीके से किया है, बट ये कोई एमसीक्यू के लिए एप्लीकेबल है भी नहीं, अभी जो किया वो भी इतना एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी अगर हमें ऑप्शन के साथ दे तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये 17.4 और 17.3 जो है, ये 3 तो मैंने करवा दिया था, आई थिंक 4 वाला मैंने स्किप किया है, ठीक है, चाहो तो ये घर पे करके देख सकते हो, ये करके देखा जा सकता है जो फॉर्मूला मैंने सिखाया है 5 वाला भी, या फिर हम लास्ट में बता देंगे कैसे होगा। और यहाँ से ये वाला 17.7, ये तीन मैंने अभी इग्नोर कर दिया है, ये 88 वाला तो हम लोग कर चुके थे, तो इसके बाद देखो डायरेक्ट आ जाता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसका क्या रूल्स है वो मैंने यहाँ पर, ये कैसे यूज होता है वो मैंने बताया था। तो ये देखो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्या है, बोला है कि इसे आर ऑफ आर से डिनोट किया जाता है डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन, ये हमें डायरेक्शन भी बताता है कि किधर है रिलेशन का डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, और स्ट्रेंथ का मतलब स्ट्रांगली पॉजिटिव है कि स्ट्रांगली नेगेटिव है। और ये एट्रीब्यूट के केस में यूज होता है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के केस में ये यूज होता है। तो अभी हम लोग हेडिंग करेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, और इसके बारे में एक दो लाइन लिख के फिर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो हेडिंग करेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसका यूज कहाँ होता है, फाइंड द लेवल ऑफ एग्रीमेंट ब्रैकेट में और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू जजेस so far as assessing a qualitative characteristics। एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है इज कंसर्न, बताते हैं। तो इसका यूज कब होता है, जब कोई एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट का बात आता है बिटवीन टू जजेस, मतलब जैसे कोई कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, कोई गाने का हो गया, डांस का हो गया, ड्राइंग का हो गया, जो भी चीज का, रिसाइटेशन का हो गया, जो भी हो गया। तो अब अगर कोई जज बोल रहा है नहीं इसने 10 आउट ऑफ 8 जैसा परफॉर्मेंस किया है, कोई बोलेगा 10 आउट ऑफ 9 जैसा किया है, तो एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो ही सकता है सो फार एज असेसिंग ए क्वालिटेटिव, मतलब ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख के बताते हैं ना कि भाई अच्छा गाया, बुरा गाया, मीडियम गाया, ठीक है, या फिर अच्छा डांस किया, बुरा डांस किया, या फिर बहुत ही अच्छा किया, तो ये क्वालिटी है, बहुत अच्छा ये, ठीक है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको स्टैटिस्टिक्स में हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, तो एट्रीब्यूट्स को जब हमें समझना होता है, मतलब एट्रीब्यूट्स का वैल्यू निकालना होता है, तो हम लोग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका दो फॉर्मूला है, एक तो है आर ऑफ आर 1 - 6 समेशन डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वेयर -1, ठीक है, जहां पर डी का मतलब होता है डिफरेंस इन रैंक, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और एक फॉर्मूला होता है वो भी लिख पाते हैं, आर ऑफ आर 1 - 6 डी स्क्वेयर प्लस ए, और बाकी एन इंटू एन स्क्वायर -1, सेम यही होता है लेकिन इसमें प्लस ए लगता है, ठीक है। अब ये ए क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, ए का मतलब होता है एडजस्टेड वैल्यू। अब ये एडजस्टेड वैल्यू क्या है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाई 12,
जहां पर टी इक्वल टू का मतलब टाई लेंथ, समझ जाएंगे जब करेंगे तो टाई लेंथ होता है, ठीक है। ये एडजस्टेड वैल्यू ये टी से निकल जाता है, ये टी का जो आंसर आएगा उसी को हम लोग एडजस्टेड वैल्यू बोलते हैं। तो ये दो फॉर्मूला काम आएगा, लेकिन कब कौन सा काम आएगा, जब तक हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे नहीं समझ पाएंगे। तो देखते हैं। पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये 17.9 वाला करेंगे। अच्छा, इसमें बोला है कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट। तो सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के बीच का हमें रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला गया है। और जो दिया हुआ है डेटा वो बोल रहा है इन थाउजेंड में, मतलब 90,000 है, 85,000 ऐसे करके बोल रखा है ऑफ रुपीज, ठीक है। तो सेल्स का डेटा और एडवर्टाइजमेंट का डेटा दिया है, हमें बोला है कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए। तो एक्चुअली क्या होता है ना, हमें क्वेश्चन बता देगा कि क्या निकालना है। अगर स्पेयरमैन निकालने के लिए बोलेगा तो बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, अगर सिर्फ बोलेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो तो इसका मतलब हमें कार्ल पियर्सन वाला बोल रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख के देखते हैं कैसे करके ये सॉल्व होता है। तो सेल्स का डेटा है हम लोग का 90, 85, 68। इसको एक्स मान लेंगे, एक डेटा को एक्स मान लेना चाहिए, एक को हमें वाई मान लेना चाहिए। ये डेटा दिया हुआ है 90, 85, 68, 75, 68, 75, 80 टू 80, 80 टू 80, 95, 70। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट को हम मान लेते हैं वाई। और एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है 762,345, 81 था। हाँ, 81 था। अच्छा, अब हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा रैंक। तो रैंक ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा और रैंक ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। तो रैंकिंग कैसे देंगे, 1 2 3 करके, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा वो 1 होगा, उसके बाद 2, इस तरीके से। तो ये जो सेल्स का वैल्यू है, तो सबसे हाईएस्ट सेल्स वैल्यू है 95, तो इसका रैंक 1 जाएगा। 90 उसके बाद आ रहा है, तो ये 2, ये जस्ट देखना है 1 2 3, जैसे मार्क्स मिलने पे होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 90, 90 के बाद हम लोग 8 वाला डेटा में ये दिख रहा है, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ये फोर्थ नंबर, ये नहीं, ये फोर्थ पे आ जाएगा, ये फिफ्थ नंबर पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये सिक्स्थ नंबर पे आ जाएगा, ये सेवेंथ नंबर पे, और ये एट्थ नंबर पे। तो रैंक हमारा आ रहा है 23864,517। और रैंक ऑफ वाई देखते हैं। तो ये सब में सबसे बड़ा डेटा है 8, उसके बाद है 7, अच्छा उसके बाद है 6, 5, 2 3, और इधर 4, ये 5 हो जाएगा फोर्थ जो है। 5 के बाद 6 कौन सा होगा, 3, फिर ये 7 और ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ना 1 2 3 फॉर्म में था, अगर इसका रैंक नहीं भी निकालेंगे तो भी ठीक था, बट निकाल लिया, चलो चलेगा। ये हम लोग का हो गया 2 3 7 6 5 4 1 8। अच्छा, अब हमें क्या निकालना चाहिए, अब हमें निकालना चाहिए डी। डी इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द रैंक। अगर देखोगे तो अभी अभी मैंने वही लिखवाया है फॉर्मूले में, डी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द रैंक। डी क्यों निकाल रहे, बिकॉज फॉर्मूले में डी है, क्योंकि हमारा इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया नहीं, क्योंकि दो फॉर्मूला है ना, कौन सा यूज होगा। तो देखो, अगर मेरा इसमें टाई होता, टाई कब होगा, जब ये वैल्यूज कुछ सेम होंगे, जैसे 2 बार 90 है, 3 बार 90 है, चाहे यहाँ हो एक्स के केस में या वाई के केस में, अगर वैल्यूज मेरा रिपीट कर रहा है खुद को, तब टाई होता है। जैसे दो स्टूडेंट को 85 85 मिल गया, तो फिर किसको फर्स्ट करे किसको सेकंड करे, वो होता है, ठीक है, टाई।
तो यहाँ पर कुछ टाई नहीं हुआ है, सारा डेटा इंडिविजुअल था, यानी हमारा पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, एडजस्टेड वाला नहीं लगेगा। तो ये हो गया 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, जिसमें 1 तो 1 ही है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 6 भी 6 रहेगा। डी का मतलब है डिफरेंस बिटवीन रैंक, तो डिफरेंस बिटवीन रैंक 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 7 हो जाएगा 1, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 1 7 माइनस 8 माइनस 1 हो जाएगा। अब डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का, जीरो का स्क्वायर 0 0 1 0, ये 1 हो जाएगा, 1 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया। तो इसका आंसर समेशन डी स्क्वायर आ जाता है, 3 1 का टोटल करने से, सॉरी 4 होगा, 3 तो नहीं हो रहा है, 4 हो रहा है। तो ये हम लोग का 4 हो गया, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने 4। एन का मतलब जितने सारे डेटा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 8 स्क्वेयर माइनस 24 और 63। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 8 इंटू 63, ये हो गया 504। तो 24 डिवाइडेड बाई 504 जितना भी आया, -1 करने से जितना आएगा, तो ये कुछ आ रहा है ऐसा, 0, ये माइनस तो नहीं होगा क्योंकि मैंने आगे पीछे माइनस किया, इस वजह से माइनस दिख रहा है। तो 0.9523 ऐसे आ रहा है, तो मैंने 2 डिजिट लिया है। देखते हैं आंसर क्या है। ये रहा 0.95। तो इसका मतलब रिलेशन कैसा है, यहाँ पर देखो लिख रखा है हाई पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि +1 की तरफ जा रहा है। बाकी जो रेंज है वो इसमें भी वही है, तो ये जो है ये और थोड़े आगे जाता है तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। तो हाई पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया तो पॉजिटिव रिलेशन, और हाईली पॉजिटिव है, इंडिकेट्स दैट देयर इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन सेल्स। तो सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के बीच में एग्रीमेंट ज्यादा है, क्योंकि प्लस की तरफ आ रहा है ना, माइनस होता है तो उल्टा, तो मतलब नेगेटिव है रिलेशन, मतलब डिसएग्रीमेंट है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एग्रीमेंट काफी ज्यादा है, ठीक है। अब हम लोग 17.10 वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब 17.10 वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना ऐसे दिया हुआ है, रैंक दे दिया है इस क्वेश्चन में ना, हमें रैंक ऑलरेडी गिवन है, हम लोग इसका यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। चलो, रैंक ऑलरेडी गिवन है, ये सीरियल नंबर ऑफ कैंडिडेट दिया है, मतलब जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिस कैंडिडेट ने, उसका सीरियल नंबर है। तो हमें सीरियल नंबर तो नहीं चाहिए, हमें XY का डेटा चाहिए होता है, फिर उसका रैंक निकालते हैं। अब क्वेश्चन इसमें रैंक हमें दे दिया है। अब प्रॉब्लम जो बोल रहे थे वो क्या है वो हम बताते हैं। एक्चुअली उसमें ना मुझे जितना लग रहा है कि इसमें हम लोग का जो है डेटा, यहाँ जो सोल्यूशन है उसके हिसाब से थोड़ा अलग है, ठीक है, हम देख लेते हैं। तो हमें एक्स नहीं दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट RX और RY दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है रैंक बाय जज ए, रैंक बाय जज बी। तो 10 5 6 1 2 3 4, ये वाला 10 5 6 1 2 3 4, 10 5 6 1 2 3 4 7 9 8, 7 9 8, 7 9 8, ये वाला है कि दूसरा वाला क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा है, देख लेते हैं यहाँ पर। 10 5 6 1 2 3 4 7 8 9, हाँ ये देखो, यहाँ 10 5 6 1 2 3 4 7 9 8, ये देखो 7 9 8 की जगह 8 9 है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में दिया है 9 8, लेकिन सोल्यूशन जब लिखा है उन्होंने 8 9 लिखा है। तो हम लोग भी ना 8 9 लिख लेते हैं, क्योंकि फिर आंसर मैच करने में प्रॉब्लम होगा। 9 8 से हम कर सकते हैं, पहले मेरा किया हुआ है, 9 8 से करने से आंसर 0.10 आएगा। एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हमें यहाँ के साथ मैच करना है तो मुझे सोल्यूशन में ये 8 9 लिखना पड़ेगा रेदर देन 9 8, क्योंकि क्वेश्चन 9 8 पे बेस्ड है, बट आंसर 8 9 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो हम इसको पहले ही चेंज कर देते हैं 8 9, और अगर 9 8 से करोगे तो मैंने पहले किया हुआ है वो 0.10 आएगा, चाहो तो घर पे ट्राई करके देख सकते हैं। RX Y हो गया, सॉरी RY 5 6 9 2 8, 5 6 9 2 8, 5 6 9 2 8, 7 3 4 10 1, 7 3 4 10 1, ठीक है।
अब हम इसको देख लेते हैं, इसमें कुछ चेंजेस था कि नहीं, बट मुझे जितना याद है एक ही जगह पे चेंजेस था। तो 569287, 569287, 3410 1, हाँ बस यहाँ पर ही प्रॉब्लम है। ये सोल्यूशन 8 9 के बेसिस पे क्या हुआ है, जबकि क्वेश्चन में 9 8 दिया हुआ है। तो अब मुझे क्या निकालना चाहिए, डी निकाल लेंगे, क्योंकि रैंक तो मुझे दे ही दिया है, और डी स्क्वेयर। अच्छा, तो 10 - 5, तो ये हो जाएगा 5, 5 - 6 -1, 6 - 9 -3, ये हो जाएगा -1, -6, -4, 1, 3, -2, और ये 8 हो गया। अब ये हो जाएगा 25, 1, 9, 1, 36, 24, 1, 9, 4, 64। अब इसका मुझे कर लेना चाहिए टोटल, क्योंकि फॉर्मूला में तो वही चाहिए, समेशन डी स्क्वायर। समेशन डी स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस ये 9 + 1 10, 10 + 25 ये हो गया 35, 35 + 36 + 25 + 9 + 4 और 64। तो ये आ रहा है 173। तो आर ऑफ आर कितना हो जाएगा, सॉरी ऐसे लिखना चाहिए, स्मॉल आर ऑफ कैपिटल आर। तो 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वेयर -1। तो 6 समेशन डी स्क्वेयर 173 आ रहा है। एन कितने सारे वैल्यूज है, क्योंकि रैंक मेरा ओवरऑल 10 है, तो 10 डेटा ही था। तो 10 10 स्क्वेयर -1, तो ये कितना हो जाएगा, 173 है, 1038 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर, मतलब 100 - 1 99, 99 इंटू 10 990 डिवाइडेड बाई 990, जितना भी आया -1। तो ये कुछ इतना आ रहा है 0.048, ये नेगेटिव में आएगा, 0.048 नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा आ रहा है। लेकिन मेरा आंसर मैच क्यों नहीं हुआ, इनका टोटल बोल रहा है 166 होगा, ठीक है, देखते हैं। 25 + 1 + 9 + 1, तो देख लेते पहले, इतना ठीक है, 25 + 1 + 9 + 1, ठीक है। फिर उसके बाद 36 16, अच्छा ये 16 होना चाहिए, मैंने 24 कर रखा है। ओ 16 होना चाहिए, शायद इसी वजह से गलत हुआ है। तो -24 और +16 कर देते हैं। वन 165 आ रहा, लेकिन इनके हिसाब से 166 है, तो करने क्या बदलते हैं। 165, हाँ, लेकिन इसका 166 है। 25 19 136, 25 19 136, उसके बाद 16 194, 16 194, और लास्ट वाला 64। मेरा तो 165 ही आ रहा है फिर से, 166, ठीक है, मेरा ही गलत आ रहा है। 166 आना चाहिए डी स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे 166। -996 डिवाइडेड बाई 990 -1। तो एक्चुअली 1 माइनस वो होगा, तो आंसर -0.006 देखते हैं।
-0.006। हाँ, तो इसका मतलब जो है रिलेशन नेगेटिव साइड में है, वेरी लो भी है, ठीक है, वेरी लो, ऑलमोस्ट जीरो, मतलब अब थोड़े, मतलब वो हाईएस्ट है माइनस साइड में, उसके बाद अगर हम लोग कर्व में जाए तो ये जीरो के आसपास है, बेसिकली 0.006, और थोड़ा पीछे जाते जाएगा तो वो जीरो तक पहुंच जाएगा। देयर इज हार्डली एनी एग्रीमेंट बिटवीन द रैंक्स गिवन बाय द टू जजेस, मतलब दोनों जजेस के बीच में दिए गए जो रैंक है उसमें किसी तरीके का कोई भी एग्रीमेंट नहीं, मतलब बहुत कम एग्रीमेंट है, ठीक है, ये चीज मिला है। अच्छा, अब 17.11, इसमें हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इस क्वेश्चन में बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है इकोनॉमिक्स का मार्क्स और स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स के बीच में हमें निकालना है। तो इकोनॉमिक्स में कितना कितना मिला है स्टूडेंट लोगों को, वो दिया है, स्टैट में कितना कितना मिला है वो दिया है। अब इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे ना तो मार्क्स रिपीट है, जैसे अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक्स में दो लोगों को 50 मिला है, और अगर जैसे 50-50 दिख रहा है, स्टैटिस्टिक्स में अगर देखें तो जो है दो को 75, तीन को 65 ऐसे मिला है, तो टाई हो रहा है, तो टाई ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। करना कैसे, पहले तो सेम ही करना है, इनको लिखेंगे, स्टैट लिखेंगे, दोनों का रैंक निकालेंगे, उसके बाद जैसे करना है वैसे करेंगे, पहले लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं इको मार्क्स और स्टैट मार्क्स, तो इको को हम एक्स मान लेते हैं और स्टैट को हम वाई मान लेते हैं। एट्टी, 56, 50, 48, 50, 62, 60, और आर ऑफ एक्स निकालेंगे यहाँ पर, और वाई लिखेंगे, और आर ऑफ वाई निकालेंगे। वाई है हम लोग का 90, दो बार 75, फिर दो बार 65, 90 दो बार 75, फिर दो बार 65, और 50, 65, आर ऑफ वाई, ये हो गया। अच्छा, फिर d इक्वल टू आर ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ वाई, यहाँ भी होगा, और डी स्क्वेयर भी आएगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये सारा चीज सेम ही होगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है, आर ऑफ आर इक्वल टू 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वेयर प्लस ए डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वेयर -1, सेम वही फॉर्मूला है, बस ए ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में दे लेना है, वो हम भूल गए थे, ये ब्रैकेट में देना है, 6 इंटू ये पूरा का टोटल में 6 को मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, अब 1 तो फॉर्मूले में है, हमें पता है, 6 भी फॉर्मूले में है, समेशन डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, एन कितना है, जितने सारे वेरिएबल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल्स है, तो 7 इंटू 7 स्क्वेयर -1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रैंक निकालते हैं, तो कैसे करके निकलेगा, सबसे ज्यादा किसको मिला है, सबसे ज्यादा जिसको मिला है वो है 80, तो यहाँ पर रैंक में आ जाएगा 1। 80 के बाद सबसे ज्यादा मिला है 8 वाला, कोई डेटा नहीं है, 7 भी नहीं है, 6 है, 62, इनको सेकंड कर देंगे, फिर 60 मिला है, वो थर्ड हो जाएगा, 60 के बाद जो है 5 वाला डेटा अगर देखे 56, तो ये फोर्थ हो जाएगा। अब उसके बाद 50 होना चाहिए, तो 50 दो लोगों को मिला, यानी दो लोग फिफ्थ हुए, तो कौन से दो पोजीशन में टाई हुआ है, तो अगर देखा जाए तो फिफ्थ पोजीशन में टाई हो गया है, कि दो को 50 मिला है, तो किसको फिफ्थ करे किसको सिक्स्थ करे, वैसा तो नहीं कर सकते, दोनों का हमें सेम रैंक देना पड़ेगा, तो जहां पर टाई हुआ है जिस दो पोजीशन में, वो दो पोजीशन लिख के एवरेज करना पड़ेगा। अब दो पोजीशन में टाई हुआ है तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 6 11, 11/2 हो जाएगा 6.5, तो ये जो रैंक है ये 6.5 6.5 हो जाएगा, ऐसे लिखने पे हमारा सॉरी ये 5.5 डिवाइड करने से।
5.5, तो ये रैंक हो जाएगा 5.5 और 5.5, मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट रैंक 7 होगा, इस पे कोई टाई नहीं है, सिंपल 7 लिख देंगे, ऐसे करके होगा। फिर सेम तरीके से आर वाई का देखते हैं, सबसे ज्यादा किसको मिला है, जिसको 90 मिला है, तो ये 1 हो जाएगा। 9 वाला और कुछ नहीं है, 8 भी कुछ नहीं है, 7, लेकिन 7 में 75 दो जन को मिला है, तो सेकेंड और थर्ड पोजिशन में टाई हो गया। फर्स्ट पोजिशन निकल गया था, अब सेकेंड जैसे ही करने गए दिख रहा है टाई हो गया है, ठीक है। तो सेकंड किसको करे, उसमें टाई हो गया, 2 बार 75 है, तो सेकंड और थर्ड पोजीशन हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इसमें हमारा टाई हो गया है। अब दो जगह पे टाई हुआ है तो डिवाइडेड बाय 2, तो 5/2 यानी 2.5 हो जाएगा। तो सेकंड एंड थर्ड पोजीशन को हमें 2.5 रैंकिंग देना है। तो सेकंड थर्ड पोजीशन कंप्लीट, इसके बाद रैंकिंग हमें फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट करना चाहिए। तो फोर्थ पोजीशन में फिर से टाई हो गया है, 3 जन है फोर्थ पोजीशन के लिए क्लेम कर रहे हैं जिन्हें 65 मिला है। तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, क्योंकि 3 जन है तो 3 पोजीशन पे ही टाई हो गया, मतलब ना तो हम फोर्थ डिसाइड कर पा रहे, क्योंकि फोर्थ नहीं डिसाइड कर पा रहे, टाई हो गया। तो 4, 5, 6 ये तीनों में टाई हो गया, क्योंकि कौन से 65 को 4 लिखे, किसको 5, किसको 6, किसी को तो कम ज्यादा नहीं कर सकते, सभी को सेम मार्क्स मिला है, तो 3 पोजीशन में टाई हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो ये हो गया 15/3 यानी 5। तो सबका रैंकिंग यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 और 5। तो हम लोगों ने कहां तक रैंकिंग कंप्लीट कर लिया, 6 तक, क्योंकि 1 हो गया था, 2 और 3 में टाई हुआ, तो 2, 3 का ढाई ढाई, 2.5, 2.5 हुआ, 2, 3 के बाद 4, 5, 6 में टाई हुआ, तो 4, 5, 6 हो गया, लास्ट ये 7 बचा। ये रैंकिंग हमारा कंप्लीट हुआ। अब आर एक्स माइनस आर वाई, 1 - 1 0, 4 - 2.5, ये कितना हो जाएगा, 4 - 2.5 हो जाएगा 1.5, ठीक है। और 5.5 - 2.5 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0.5, ये हो गया -5, और ये हो जाएगा -2। अब स्क्वायर अगर कर लेंगे तो ये 0, यहाँ पर 9, 4, ये 25 और ये 4, बस 1.5 और इसका करना है, तो 2.25 और 0.5 का हो जाएगा 0.2। अब ऐड करेंगे, ऐड करने से 2.25 प्लस 13, 9 + 4 13 होता है, प्लस 29 प्लस 0.25, तो इसका टोटल आ गया 44.5, डी स्क्वायर का टोटल 44.5। तो ये वैल्यू हमें पता चल गया, तो ये तो यहाँ पर लिख ही देंगे 44.5, लेकिन हम लोग को ए निकालना है। तो ए कैसे निकलता है, ए हम लोग का निकलेगा एडजस्टमेंट वैल्यू। तो एडजस्टमेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये है कि समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। और टी का मतलब क्या है, टाई लेंथ, तो कितना सारा टाई हुआ है, और हमें निकालना पड़ेगा टी क्यूब, फिर निकालना पड़ेगा टी क्यूब माइनस टी, ये निकालना पड़ेगा। तो टी यानी कितने सारे टाई लेंथ, टी फॉर टाई लेंथ, टाई लेंथ मतलब कितना बार टाई हुआ है, कौन कौन से पोजीशन में। तो पहले ये देखो कितना बार टाई हुआ है, 2 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। कैसे पता चला, ये देखो 3 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 2 बार, या फिर ये नीचे का डेटा देखने से ही पता चल जाएगा कि पहले बार 2 पोजीशन पे टाई हुआ, फिर से 2 पोजीशन पे, फिर 3 पोजीशन पे। तो लेंथ कितना बार हुआ, तो 2 बार, 2 बार, 3 बार, तो फिर क्यूब करेंगे तो 8, 8, 27, तो फिर टी क्यूब माइनस टी, तो ये हो गया 6, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा हम लोग का 24। अब ये फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसका समेशन निकाल लेते हैं। तो समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी हो जाएगा 36, 36/2, तो ये हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पर 3 लिख देंगे ऐड करके। अब देखते हैं कितना आंसर आता है, 44.5 + 3, 47.5 × 6, 285, 1 - 285 डिवाइडेड बाय 49, 48 × 7, 336, 285 डिवाइडेड बाय 336, जितना भी आया -1। तो आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 1 माइनस होना चाहिए था, तो 0.1517 ऐसे आ रहा है। देखते हैं क्या आंसर है, 0.15, ठीक है। तो 0.15 हम लोग कैलकुलेट कर सकते। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 17.12 का।
तो यहाँ पर क्या बोला है, फॉर ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक्स फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फाउंड टू बी 50, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो हमें बेसिकली आर ऑफ आर निकालने के लिए बोला है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब डेटा क्या है, ग्रुप में 8 स्टूडेंट है, तो 8 स्टूडेंट को एन से डिफाइन करेंगे, क्योंकि आर ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर। अगर कोई टाई वाई नहीं हुआ, तो अभी पता नहीं है होगा कि नहीं, तो हम पहला नॉर्मल फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, इस पे मैच कर रहे हैं। तो 8 स्टूडेंट है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक्स, तो रैंक का सम डिफरेंसेस का जो है स्क्वायर, ये देखो रैंक का डिफरेंसेस का स्क्वायर का सम करते हैं ना, तो इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक, वही बोला है, मतलब डी स्क्वायर 50। ये हमें क्वेश्चन बता दिया है, हमें बोला है ये फाइंड आउट करने, तो कर लेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा। हमें कोई एडजस्टमेंट वैल्यू बोला ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज में हमें डेटा बता दिया है, हमें वो समझ के आंसर करना है। तो 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 1 इंटू 8, तो 504, और ये हो जाएगा 300। -1 0.404 ऐसे आ रहा है, तो हम 0.40 ही लिखते हैं, देखते हैं। हाँ 0.40। अच्छा, फिर ये 17.13, इसमें क्या बोला है, फॉर ए नंबर ऑफ टाउन्स द कोफिशिएंट रैंक कोरिलेशन बिटवीन पीपल लिविंग द पॉवर्टी लाइन एंड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज 0.50। तो आर ऑफ आर निकाला गया है दो वेरिएबल्स का, जो कि 0.50 है। तो लोग कितने गरीब है और कितना ज्यादा पॉपुलेशन है, ये दोनों के बीच का रिलेशन है। If the sum of square of the differences in the rank awarded to this factor is 82.50, तो summation d square बोल दिया है 82.50, ये हमें बता दिया है, ठीक है। और हम लोग को पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टाउन्स, ठीक है। तो मतलब कितने नंबर ऑफ टाउन्स पे ये जो है सर्वे किया गया है, तो एन पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। आर ऑफ आर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस समेशन डी स्क्वायर, 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये पता है 0.50, 1 माइनस 6 इंटू 82.50 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, सॉरी एन इंटू एन स्क्वायर माइनस। अच्छा, अब ये 0.50 माइनस 1 माइनस ऑफ, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 82.5 इंटू 6, तो ये -495। यहाँ मैंने ऑलरेडी माइनस दिया है, तो एक ही बात देंगे ना, ये माइनस इधर आ गया, तो ये एन इंटू एन स्क्वायर माइनस। अब 1 माइनस 0.50 तो 0.50 ही होगा, मतलब -0.50 होगा, और -495 डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस, दोनों साइड से माइनस माइनस हट जाएगा। तो एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 0.50 करेंगे तो 495, तो एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 495 डिवाइडेड बाई 0.50, 990। ठीक है, अब इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वगैरह करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है हमें। जब एमसीक्यू देगा तो हमें ऑप्शन दे देगा ना, ए में एन इक्वल टू कितना है, जैसे मान लो एन इक्वल टू 10 है, बी में मान लो एन इक्वल टू 8 है, सी में मान लो एन इक्वल टू 12 है, और डी में मान लो नन ऑफ दिस है, ठीक है। तो हम लोग इससे कर सकते हैं नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस है, तो हम लोग इससे आराम से कर सकते हैं। पहले हम लोग ऑप्शन ए से ट्राई करेंगे, 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1, क्या 990 होगा, बिल्कुल होगा, देखिए। तो ये हो गया 990, तो इसका मतलब ऑप्शन ए, तो एन का वैल्यू 10 हो जाएगा। बाकी अगर इसे सॉल्व करेंगे तो फिर जो एन क्यूब माइनस एन माइनस 990 इक्वल टू 0 ऐसे करके फिर उसे मिडिल टर्म, लेकिन जो करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शंस रहेगा कि वैल्यूज क्या क्या है, तो हम लोग उसी को देख के लिखेंगे ना, हम लोग क्यों इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन जो रहेगा उसको देख के हम लोग एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि 10 आया है, 10 आया है।
ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर सेम ऐसा एक क्वेश्चन दिया है कि वाइल कंप्यूटिंग रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट फॉर 10 ईयर्स ऑफ ए फर्म। तो हम लोगों ने रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया है 10 साल का फर्म के प्रॉफिट का, ठीक है। तो आर ऑफ आर कैलकुलेट किया है जो कि आया है 0.80, और कितने साल के प्रॉफिट का किया है, 10 साल के। तो 10 साल का डेटा रहा होगा तो एन 10 होगा। अच्छा, अब द डिफरेंस इन रैंक कोरिलेशन रैंक फॉर ए ईयर वाज टेकन 7 इंस्टेड ऑफ 5 बाय मिस्टेक एंड द वैल्यू ऑफ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट वाज कंप्यूटेड 0.80। तो गलती से 0.80 मेरा कैलकुलेशन होके आया। गलती क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने गलत डेटा कैलकुलेट किया है। कैसे? हम लोगों का डेटा क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पर देखो बोला है कि 7 इंस्टेड ऑफ 5, हम लोगों ने 7 लिया है, 5 लेने की जगह ये लेना चाहिए था, गलती से ये ले लिया। ये किस चीज का डेटा है? डिफरेंस इन रैंक, मतलब ये डी का डेटा है। मतलब डी इक्वल टू जो आर एक्स माइनस आर वाई होता है उसका वैल्यू आया था 7, बट हम लोगों ने वो 5 ले लिया है या 5 किया है। तो इसमें व्हाट वुड बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आफ्टर रेक्टिफाइंग द मिस्टेक? तो हमें आर ऑफ आर करेक्ट वाला निकालने के लिए बोला है। तो पहले हम लोग रॉन्ग वाले से देखते हैं क्या रॉन्ग डेटा हमारा निकल के आता है। तो आर ऑफ आर ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू समीशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया 0.80, 1 माइनस 6 इंटू, ये हमें नहीं पता कितना आया है ओवरऑल, बट ये पता है एक डेटा गलत आया। तो एन है 10, 10 स्क्वायर माइनस 1, 0.80 माइनस 1, ये माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा, अभी कैलकुलेट किया, ये 990 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 0.20, ये माइनस करने से, और ये हो जाएगा 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर बाई 990। दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल आउट। 990 इंटू 0.20, तो समेशन डी स्क्वायर जो कि रॉन्ग निकल के आया है वो हम लोग का हो रहा है 990 इंटू 0.20 डिवाइडेड बाई 6। ये आ रहा है मेरा 33। ये मेरा आंसर आ रहा है 33, जो कि रॉन्ग है। तो मुझे इसे करेक्ट करना पड़ेगा, तो हम निकाल लेते हैं करेक्ट समेशन डी स्क्वायर कितना होगा। तो 33 में हम लोगों ने गलती से कितना लगाया, यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है। यहाँ पर बोला है द डिफरेंस इन रैंक फॉर ए ईयर वाज टेकन वाज 7 इंस्टेड ऑफ 5। हमें 7 ले लिया है जबकि 5 लेना चाहिए था, तो डिफरेंस 7 लिया। ये तो डिफरेंस का स्क्वायर है, मतलब हम लोगों ने यहाँ पर 7 का स्क्वायर दे दिया है जबकि हमें 5 का स्क्वायर लेना चाहिए था। तो कितना हो जाएगा 33 प्लस 25 माइनस 49। तो आंसर होना चाहिए 9। करेक्ट जो समीशन डी स्क्वायर है वो 9 होना चाहिए। तो अगर वो 9 होगा तो हमारा करेक्ट आर ऑफ आर कितना होगा? तो 1 माइनस 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर जो कि 9 डिवाइडेड बाई 990, ठीक है, वो तो हम लोग पहले एक बार कर चुके हैं। तो 54 डिवाइडेड बाई 990 माइनस 1, 0.94 ऐसे होना चाहिए। 94 अप्रोक्स, क्योंकि 5 है तो 95 भी हो सकता है। देखते हैं हमें क्या ऑप्शन आंसर दे रहा है। 0.95 दे रखा है, ठीक है। तो 95 हम लोग का भी हो जाएगा क्योंकि 0.945 है, तो अप्रोक्सीमेशन के साथ ये 95 हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा सेट बी में देखते हैं रैंक कोरिलेशन पे क्या क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा रैंक कोरिलेशन कंप्लीट हो गया, जो क्वेश्चन यहाँ पर है। सेट बी में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आज किया, 4 भी कर लिया। 5 तो नॉन डिटर्मिनेंट है, ये नहीं होगा। 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 भी हुआ, ठीक है। 10 वाला कर सकते हैं। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 10। तो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 10 में बोला इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक गिवन बाय टू जजेस ए एंड बी ऑफ 8 स्टूडेंट इज 21। तो 8 स्टूडेंट के ऊपर रैंक दिया गया है जिसका समेशन जो है डी स्क्वायर का वो आया 21।
अब ये समेशन डी स्क्वायर ये कैसे पता चला, पढ़ के देख लो। सम मतलब समेशन ऑफ स्क्वायर यानी डिफरेंस, ये डिफरेंस यानी डी, डी के स्क्वायर का समेशन यानी समेशन डी स्क्वायर, ये कितना है 21। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, हमें आर ऑफ आर निकालने बोला है। तो 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 122 डिवाइडेड बाई 64 माइनस 1 यानी कि 63 इंटू 8 504, 122 डिवाइडेड बाई 504 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.757 यानी 76 भी बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर दिया है 75, मतलब हम लोग ऑप्शन सी लेंगे। 10th का ऑप्शन हम लोग का सी हो गया, मतलब इन्होंने राउंड नहीं किया है तो आंसर 75, क्योंकि 0.65 या 0.8 तो होने से रहा और 0.70 है, तो सही आंसर 0.75 होगा। अच्छा, फिर 11th नंबर देखते हैं, स्टेट बी 11। इसमें क्या बोला है, if the rank correlation coefficient between marks in management and mathematics for a group of student is 0.6, तो R of R ये बोल रखा है 0.6, पढ़ के ही समझ में आ गया। फिर यहाँ पर बोल रहा है and the sum of square of differences in rank is 66, मतलब समीशन डी स्क्वायर बोल रखा है 66। अब बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप, एन कितना होगा, तो आर ऑफ आर क्या होता है 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 0.6, 1 माइनस 6 इंटू 66 डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, तो 0.6 इक्वल टू 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा 66 इंटू 6 396, एन इंटू 0.6 minus 1 minus 396 by n into n square minus 1, 40 होगा। तो n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1 हो जाएगा 396, दोनों साइड से माइनस माइनस हटा देंगे, डिवाइडेड बाई 0.40, 396 डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये हम लोग का आ गया 990। तो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 990 आ गया। अब जैसे मैंने बोला था ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये देखो ऑप्शन दे दिया है A10, तो अभी अभी किया था A10 से ही हमारा आंसर मैच हो जाएगा, क्योंकि 10 इंटू टेन स्क्वायर माइनस 1 करने पे ही 990 आता है, तो इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन ही हो जाएगा। तो मैंने बोला था ना अभी कि जरूरत नहीं है हमें सॉल्व करना, इसका इक्वेशन बनाना, क्योंकि हमारे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जब हमें एमसीक्यू देगा तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये वाला 12 जो कि लास्ट है सेट बी में, इसके बाद बाकी शायद सारे कॉन्करेंट डेविएशन का है। हाँ, ये कॉन्करेंट डेविएशन, ये भी कॉन्करेंट डेविएशन, ये तो कर लिया था। बाकी सब रिग्रेशन का है। इसके बाद सेट सी आता है, ठीक है, तो ये लास्ट है, ये कर लेते। वाइल कंप्यूटिंग रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द लास्ट 6 years ऑफ ए कंपनी, तो डेटा था 6 साल का। फिर यहाँ पर बोला कि द डिफरेंस इन रैंक फॉर ए ईयर वाज टेकन 3 इंस्टेड ऑफ 4, तो जो डिफरेंस है वो ले लिया गया है 3, जबकि लेना चाहिए था 4, ठीक है, ये लेना चाहिए था 4 इज द करेक्ट डेटा। व्हाट इज द रेक्टिफाइड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इफ इट इज नोन दैट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.4, तो आर ऑफ एक्स वाई 0.4 आया, तो बोल रहा है कि हमें बताना है कि एक्चुअली आंसर क्या होना चाहिए था, रेक्टिफाइड वाला आंसर। तो पहले हम लोग सेम ऐसा क्वेश्चन अभी किया, तो यहाँ पर 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, तो आर एक्स वाई आया था गलती से 0.4, 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर का पता नहीं, एन है 6 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से ये 6 और 6 कैंसिल आउट कर दे, ये 0.4 माइनस 1 माइनस समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 35 हो जाएगा, तो इधर हो गया 0.6 माइनस, तो माइनस समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 35, तो डी स्क्वायर 35 इंटू 0.6 21
डी स्क्वायर, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि हम लोगों ने रॉन्ग डेटा इंक्लूड किया था, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो करेक्ट समेशन डी स्क्वायर, तो 21, इसमें डी को 3 ले लिया, तो ये तो डी स्क्वायर का टोटल है, तो यहाँ पर इसका मतलब 3 स्क्वायर को आउट करेंगे और ऐड कर देंगे 4 स्क्वायर, तो 21 माइनस 21 प्लस 16 माइनस 9, तो ये 28 हो जाएगा। तो रेक्टिफाइड वैल्यू हो गया 28। तो फिर रेक्टिफाइड वाला आर एक्स वाई कितना होगा? तो आर एक्स वाई हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर, जो कि है हम लोग का 28, और ये है हम लोग का एन है 6 इंटू 6 का स्क्वायर -1। तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा? तो ये हो गया 1 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 35, 28 बाई 35 -1, यानी 0.20। पॉजिटिव ही आ रहा है, वो तो मैंने आगे पीछे लिखा है इस वजह से 0.20। तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो हम लोग का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट भी फुल्ली कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉनकरेंट डेविएशन करेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। और हाँ, कॉनकरेंट डेविएशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद ये जो 3 क्वेश्चन मैंने बाकी रखा है देख लेंगे। अगर मुझे लगेगा, जिसमें एक तो गारंटी है वो जरूरी नहीं है, बाकी तो लगेगा तो हम यहीं पर समझा देंगे, जो सोल्यूशन किया हुआ है वो करेंगे नहीं, ठीक है। और सेट सी से देखेंगे, कुछ करने लायक रहेगा तो वो करेंगे। उसके बाद जो है शायद 1-2 क्लास कोरिलेशन का लगे, उसके बाद रिग्रेशन स्टार्ट कर सकते। ठीक है, फिर आज इतना। Bye, ma'am. बाय।